हिंदी फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। गुंजन सक्सेना की कहानी शुरू होती है एक सीन से जिसमें एक नन्ही सी लड़की एक प्लेन में बैठी है और वो बार बार खिड़की से बाहर देखने की ज़िद कर रही है अपने बड़े भाई से, जो खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा है। उसके भाई को सोना है इसलिए वो खिड़की नीचे कर देता है और अंत में वो बच्ची मायूस होकर बैठ जाती है। दूर खड़ी एक एयर होस्टेस को उसको देख रही होती है और वो फिर उसके पास आती है, उसे हाथ पकड़ के कॉकपिट में लेके जाती है और अंदर बैठे पायलट बहुत ही अच्छे तरीके से उसे सामने का व्यू दिखाते हैं और उसके साथ प्ले करते हैं कि वो प्लेन मोड़ रही है, उसको ये आभास देते हैं। लेकिन जब बच्ची एक पायलट से कहती है कि उसे उनकी सीट पे बैठना है तो पायलट कहता है कि बेटा यहाँ बैठने के लिए आपको पायलट बनना पड़ेगा। वो पल होता है जो उस बच्ची की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देता है। उसी पल से वो बच्ची सपना बना लेती है कि उसे लाइफ में एक ही काम करना है, वो है पायलट बनना और आसमान में उड़ना। वही लड़की आगे चल के गुंजन सक्सेना बन जाती है, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना, वो जिन्होंने 1999 के कारगिल वॉर में सर्व किया। अपनी साथी ऑफिसर श्री विद्या राजन के साथ वो कॉम्बैट में जाने वाली पहली महिला एयरफोर्स ऑफिसर थी। उन्होंने पूरे वॉर में अपनी सर्विस दी थी और वहाँ कुल 40 के करीब मिशन उन्होंने अंजाम दिए। इन मिशंस में घायलों को हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करना और थल सेना को सप्लाई ड्रॉप करना और कारगिल घाटी में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को स्पॉट करना, ये सब शामिल था। गुंजन की जर्नी क्या थी, वो कैसे अपने सपने को प्राप्त कर सकी, इसमें क्या दिक्कतें सामने आई, वो सब कुछ इस 2 घंटे से थोड़ी सी कम फिल्म में हम देखते हैं। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को डायरेक्ट किया है शरण शर्मा ने। बतौर डायरेक्टर शरण की ये पहली फिल्म है। वो एक मूवी बफ थे एसेंशियली और 2013 में आई ये जवानी है दीवानी में उन्होंने डायरेक्टर अयान मुखर्जी को असिस्ट किया था। यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद उन्होंने करण जौहर को उनके कई प्रोजेक्ट्स में असिस्ट किया और अब उनके बैनर की ही फिल्म डायरेक्ट करके वो अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं। कुछ वैसा ही जैसा उनकी फिल्म के केंद्रीय पात्र गुंजन ने भी अपना ड्रीम पूरा किया था। शरण का डायरेक्शन है वो बहुत एम्बिशियस नहीं है, उसकी एकदम बेसिक स्टाइल है जो डायरेक्शन की होती है। एक फिल्म बनाने के लिए जो बेसिक हिसाब किताब चाहिए होता है वो इस फिल्म के अंदर है और इसमें कोई आइकॉनिक वॉर फिल्म या आइकॉनिक फिल्म बनने का माल मसाला नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस फिल्म में हर एक आते पल के साथ ये फिल्म सफिशिएंट साबित होती जाती है और इसमें तमाम छोटी छोटी कोशिशों के साथ ऐसा किया गया है। छोटी छोटी कोशिशें की गई है फिल्म को नया बनाने की, फ्रेश बनाने की। और मसलन कि जैसे गुंजन का एयरफोर्स सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके का है कि वो सिनेमाई पर्दे पर एकदम नया लगा। इससे पहले फरहान अख्तर की 2004 में आई फिल्म लक्ष्य में ऐसा लगा था जिसमें ऋतिक रोशन लीड रोल में थे। उससे और गुंजन सक्सेना इन दोनों ही फिल्मों को एक ही ब्रैकेट वाली मोटिवेटिंग फिल्मों में हम रख सकते हैं। एसएसबी सिलेक्शन को ब्रीफली दिखाते हुए भी ये फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल थोड़ा सा उसे अलग और थोड़ा सा उसे अधिक में बता के जाती है। शुरू में कई हिस्सों में फिल्म की राइटिंग के लिए अपने मुंह से वाह भी निकलता है, ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि बहुत सिंपल होते हुए भी वो फिल्म लुभाने वाली होती है। वो कई जगहों पे गुदगुदाती भी है, उसको आते देख कर आपको ऐसा लगता है कि वाह इसमें ये भी है, जबकि वो बहुत ही छोटी कोशिश होती है। इसे शरण शर्मा ने ही लिखा है निखिल मेहरोत्रा के साथ। निखिल मेहरोत्रा इससे पहले दंगल और छिछोरे की राइटिंग टीम का पार्ट रहे हैं। इस फिल्म में एडिशनल डायलॉग्स है वो हुसैन दलाल के हैं, हुसैन दलाल है, उनको हमने बतौर एक्टर कई प्रोजेक्ट्स में देखा है। इसके अलावा वो राइटर भी है, मोस्टली वो डायलॉग्स लिखते हैं। हमने उनको कारवा और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते हुए देखा है। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में एक सीन होता है जहाँ गुंजन 10वीं में अच्छे मार्क्स लाती है और घर में पार्टी होती है और वहाँ पे वो सबको शॉक करते हुए कहती है कि उसको पढ़ाई छोड़नी है और उसे फ्लाइंग एकेडमी में जाना है। उसकी माँ और उसके भाई इस फैसले को बहुत अपोज करते हैं। पिता कहता है कि मैं बात करके बताता हूँ, वो बात करते हैं। बाद में जब डाइनिंग टेबल पर माँ बैठी होती साथ में और अपने उनसे पूछती है कि भाई अच्छा हुआ गुंजू मान गई। जब वो कोई जवाब नहीं देते तो वो पूछती हैं कि मान गई ना। इस पर एक छोटा सा जवाब होता है पिता के कैरेक्टर का, वो कहते हैं नहीं मैं मान गया। राइटिंग में ऐसी ब्रेविटी और संक्षिप्तता जो है वो स्मार्ट लगती है। फिल्म का ओवरऑल एंटरटेनमेंट है वो दिमाग के लिए टॉक्सिक नहीं लगता है, उसको आप रिलैक्स होकर देख सकते हैं। इसका म्यूज़िक भी कुछ ऐसा ही है। आमतौर पे इन दिनों फिल्मों में 1-2 गाने आते हैं लेकिन इसमें 4-5 गाने हैं और सारे गाने भीने भीने सुहावने से हैं। इनमें सबसे यादगार गाना है
मेरे भारत की बेटी, ये गाना इस कहानी और इस पूरी फिल्म के मर्म का जो है वो पीक है। फिल्म के सारे गाने अमित त्रिवेदी ने कंपोज़ किए हैं और लिखा है कौसर मुनीर ने। भारत की बेटी को गाया है अरिजीत सिंह ने। फिल्म के अगर एक्टर्स की बात करें तो इसमें गुंजन सक्सेना का जो लीड रोल है वो जानवी कपूर ने किया है और उनका काम है वो सफिशेंट है, कुछ पलों में उनका काम लुभाने वाला भी है। फिल्म में गुंजन के पिता अनूप सक्सेना का रोल पंकज त्रिपाठी ने किया है। ये वैसी ही अच्छी वाइब वाला और दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी देने वाला किरदार है जिसमें पंकज मसान के टाइम से दिखना चालू हुए थे। उसका एक एक्सटेंशन बरेली की बर्फ़ी में दिखता है जिसमें उन्होंने छोटे शहर में रहने वाले एक अनूठे पिता नरोत्तम मिश्रा का रोल किया था। वो एक ऐसा पिता था जैसा पिता हर बेटी चाहेगी। उस फिल्म में एक सीन में उस कैरेक्टर की सिगरेट ख़त्म हो जाती है जो सुबह उसे रोज़ चाहिए होती है, तो अपनी पत्नी से कहता है कि बिट्टी से मांगो ना, वो पीती है। वो अपनी बेटी से वैसे ही बर्ताव करता है जैसा कोई अपने बेटे से भी नहीं करता है, कि एक बेटे के लिए भी आदर्श पिता जो होता है वो एक बेटी के लिए आदर्श पिता यहाँ पे नज़र आता है। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में भी एक ऐसे आदर्श पिता का आयाम हम देखते हैं जिसमें पंकज नज़र आते हैं। वो लड़कियों के प्रति समाज के द्विभाव को अपनी बेटी को कभी टच नहीं होने देता है। जब बेटी हार मानकर सो जाती है कि भाई अब उसका सपना पूरा होना पॉसिबल नहीं है, तो हर अगली सुबह खिड़की से पर्दे हटाते हुए और चेहरे पे स्माइल लिए गुड मॉर्निंग बोलते हुए वो एक उपाय, एक समाधान अपनी बेटी के सामने रखता है। वो उसे हर बार एक राह दिखाता है, उसे रुकने नहीं देता है। और बेटियों के लिए अपनी सोच को लेकर न तो वो कभी अपनी पत्नी से, न बेटे से, न रिश्तेदारों से आर्ग्यूमेंट करता है, न उनके बासी सवालों को जवाब देता है। वो बड़े ही धैर्य से बरसों बरस बेटी को पोषित करता जाता है। यही उसका उन सभी को जवाब होता है और इसी सोच का असर आखिर में दिखता है जब भारतीय वायुसेना में लड़कियों के लिए बराबरी का आसमान बनाने में एक मदद उसकी ये सोच करती है। गुंजन की माँ का रोल फिल्म में आयशा रज़ा मिश्रा ने किया है और अंगद बेदी ने आर्मी ऑफिसर भाई अंशुमान का रोल किया है। वो ऐसा कैरेक्टर है जो बहन को हमेशा याद दिलाता है कि तुम एक महिला और सेना पुरुषों की होती है। वहीं विनीत कुमार सिंह ने फ्लाइंग कमांडर दिलीप सिंह का रोल किया है। ये कैरेक्टर भी अपनी मर्दवादी सोच और स्टोन एज वाली सोच के लिए रिप्रेजेंट वहाँ रहता है। आखिर में जाके थोड़ा बहुत उसमें तब्दीली आती है। मानव विज ने कमांडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा का रोल किया है जो बड़ा ही अनुशासित और पॉजिटिव सा कैरेक्टर है। कास्टिंग में दो और चेहरे ताजगी और वाइब के लिए मुझे याद रहते हैं। छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं। एक गुंजन की दोस्त मन्नू का किरदार है जिसे बारबी राजपूत ने किया है और दूसरा एक एसएसबी ऑफिसर समीर मेहरा का किरदार है जो मनीष वर्मा नाम के एक्टर ने किया है। इन दोनों का काम रिफ्रेशिंग है। इन सारी बातों के इतर फिल्म में 3 थीम है जो मोटे तौर पे नज़र आती है मुझे। पहली ये कि कमर्शियल हिंदी फिल्मों के रेफरेंस गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में हमको बार बार दिखाई देते हैं। ये मनोरंजक फिल्मों और रियल लाइफ में लोगों का जो संबंध होता है उसका एक अनूठा चित्र बनाते हुए नज़र आते हैं। और फिल्में असल ज़िंदगी में लोगों पे कितना असर डालती है इसकी मिसाल आप यहाँ भी देख सकते हैं। और इसकी एक मिसाल टॉम क्रूज़ की फिल्म टॉप गन भी थी, जिसको देखने के बाद सुनीता विलियम्स ने पायलट बनने का फ़ैसला किया, सपना देखा, उसके बाद एस्ट्रोनॉट बनी और फिर उसके बाद अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। तो दुनिया में अंतरिक्ष को अपनी सेवाएं देने जैसा बेहद यूनिक काम है जो उन्होंने किया। उसका उद्गम बिंदु एक फिक्शनल फिल्म थी। इतना असर फिल्मों का होता है। इसी तरीके से यहाँ पे गुंजन सक्सेना का कैरेक्टर भी फिल्मों का बड़ा दीवाना है। गुंजन जब 10वीं में खूब नंबर लाती है, घर पे पार्टी होती है, तो वहाँ पे सुभाष घई की 1989 में आई फिल्म 1989 में आई फिल्म राम लखन का गाना बज रहा होता है। और जब गुंजन से एसएसबी के इंटरव्यू में देश के समसामयिक विषयों पे कुछ बोलने के लिए बोला जाता है तो वो निरुत्तर होती है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है। पैनल जब कहता है अच्छा किसी भी बात पे आप बोल के दिखाइए, तो आखिर में वो यानी 1994 में आई डेविड धवन, गोविंदा और करिश्मा कपूर की फिल्म राजा बाबू के गाने सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे पर बहुत उत्साह से बोलती है। इसके अलावा एक सीन में एक पिता उसे एक मैगजीन के कवर पे रेखा की फ़ोटो दिखा के मोटिवेट करता है। और रेखा ने एक फ़िल्म की तैयारी के लिए कितना वज़न घटाया होता है, कैसे घटाया होता है, ये टोटल फिल्मी न्यूज़ जो है वो गुंजन को एक एयरफोर्स ऑफिसर बनाने में
मदद करती है। इवन जब उसके लिए ये इम्पॉसिबल होता है तो सिर्फ ये फिल्मी न्यूज़ उसे पॉसिबल बना देती है। इवन इस पॉइंट पे कौसर मुनीर का एक लिखा गाना भी फिल्म में आता है, वो उसके बोल होते हैं, रेखा ओ रेखा जब से तुझको देखा बदला किस्मत का लेखा। ये फिल्म सिनेमा के अपने रेफरेंस में यहाँ नहीं रुकती है, इसके आगे भी आते जाते हैं। जब पढ़ाई में औसत रही गुंजन की एक दोस्त मन्नू शादी कर रही होती है और गुंजन करियर में हताश हो चुकी होती है और वो अपनी बातें शेयर करते हैं, तो मन्नू कहती है, मन्नू का ये डायलॉग होता है कि मैं भी तो गई थी मुंबई अपना ख्वाब और मेकअप लेके हीरोइन बनने, 6 महीने हीरोइन के पीछे एक्स्ट्रा बनकर डांस किया, 1000 ऑडिशंस में माँ बहन बुआ बेटी इन सब की एक्टिंग मैंने की, लेकिन क्या हुआ, उम्मीद लेके गई थी और आंसू लेके लौटी, इसलिए फिर मैंने वो चैप्टर ही बंद कर दिया और कब तक अपने सपनों के पीछे भागती यार, पर अब तो एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। वो शादी की मेहंदी दिखाते हुए बोलती है, फिर कहती है शायद इसी में खुशी मिल जाए, माधुरी बन न सके तो क्या माधुरी दिख तो रही हूँ। फिल्म में दूसरी थीम जो मुझे प्रमुखता से नज़र आती है वो ये कि बहुत ही अल्प में ही सही लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी बात इसमें है, वो है देशभक्ति की इसकी परिभाषा। एक सीन होता है जिसमें गुंजन रात को अपने पिता को जगाते हुए एक सवाल करती है, कहती है कि पापा एयरफोर्स में ऐसे कैडेट्स चाहिए होते हैं जिनमें देशभक्ति हो, लेकिन मेरा तो बस प्लेन उड़ाने का सपना था इसलिए मैं एयरफोर्स में आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में मैं देश के साथ गद्दारी कर रही हूँ। ये बड़ा मासूम और प्योर सा सवाल होता है जिसके आज के इंडिया के रियल सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बड़े गंभीर हालात हैं, लेकिन फिल्म में बड़ा मासूम सा सवाल होता है। इसके ऊपर उसके पिता का जवाब और बातें बड़ी समझदारी भरी होती है। वो पहले तो अपनी बेटी से एक बात बोलता है, एक बात पूछता है, वो कहता है कि गद्दार का विपरीत क्या होता है। इस पर गुंजन कहती है ईमानदारी। तो फिर उसका पिता उसे कहता है कि तो अगर तुम अपने काम में ईमानदार हो तो देश के साथ गद्दारी कर ही नहीं सकती हो, और तुम्हें क्या लगता है कि एयरफोर्स को भारत माता की जय बोलने वाले चिल्लाने वाले चाहिए? उन्हें दरअसल ऐसे कैडेट्स चाहिए जिनका कोई लक्ष्य हो, जिनमें जोश हो, जो मेहनत और ईमानदारी से अपनी ट्रेनिंग को पूरा करें, क्योंकि वही कैडेट्स आगे चल के बड़े बेहतर ऑफिसर बनते हैं और देश को अपना बेस्ट देते हैं। तो अगर तुम सिंसियरिटी से, हार्ड वर्क से, ईमानदारी से एक बेहतर पायलट बन जाओ तो देशभक्ति अपने आप हो जाएगी। ये जो प्रश्नोत्तर है इससे ऐसा लगता है जैसे इस फिल्म के मेकर्स को ये पता है कि एक सैन्य अधिकारी की बायोपिक के इस मुख्य विषय में कौन सा उप विषय जुड़ा हुआ है जिसको हमें संबोधित करना बहुत आवश्यक है। ऐसा विषय जो आज के टाइम में हमारे समाज को जहरीला बना चुका है और जिस पे एक सरल, एक मुकम्मल टिप्पणी की आवश्यकता है उनके लिहाज से, और ये जो उत्तर होता है पिता का, ये वही टिप्पणी होता है। फिल्म की जो तीसरी थीम है और आखिरी थीम है जिसके साथ बात ख़त्म करूँगा, वो ये है कि अगर आकार में देखें तो ये शायद फिल्म की सबसे बड़ी थीम है। ये थीम है महिलाओं का स्ट्रगल, वो अनथक संघर्ष जो पुरुषों की कब्ज़ा की हुई इस दुनिया में उनको हमेशा करना पड़ता है अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए। एक सरल साधारण लड़की है गुंजन, उसको उसके पिता ने हमेशा ये समझाया कि तुमको एयरफोर्स में जाके हेलीकॉप्टर उड़ाना है, उठाना नहीं है। अगर उठाना नहीं है तो फिर पुरुषों का बल नहीं चाहिए, आपको हेलीकॉप्टर उड़ाना आना चाहिए। लेकिन जब गुंजन उधमपुर बेस की पहली महिला ऑफिसर बन के जाती है तो उससे ऑलमोस्ट ये रियलाइज़ करवा दिया जाता है कि तुमको हेलीकॉप्टर उड़ाना ही नहीं, उठाना भी पड़ेगा। तो गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल है, वो इस विमर्श में एक बहुत अच्छी कोशिश है और इस पर बहुत ही लंबी एक एक्सप्लोरेशन इसका किया जा सकता थॉट का, लेकिन इसको यहीं फिनिश करेंगे। अंत में ये एक लाइन में अगर कहें तो ये एक ऐसी फिल्म है जो लड़कियों को ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा उनके भाइयों को और उससे भी ज़्यादा उनकी माँओं को और पिताओं को और रिश्तेदारों को ज़रूर देखनी चाहिए। ये फिल्म न सिर्फ ताज़ा तरीके से आपका मनोरंजन करती है लेकिन आपको आपके भीतर से भी बहुत बेहतर करती है, और ये काम बहुत ही कम फिल्में आज के टाइम में कर रही हैं। शुक्रिया।